हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आप सभी का पुनः एनएस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना 12th क्लास का चैप्टर सदिश चल रहा था, जिसके अंदर अपन ने एक्सरसाइज 13.1 तक की जो थ्योरी है और उसके अनसोल्व्ड क्वेश्चन हैं वो सारे कर लिए हैं। और अपनी जो पिछली क्लास हुई थी वो एक्सरसाइज 13.2 की हुई थी, जिसके अंदर अपन ने जो उसके अनसोल्व्ड क्वेश्चन थे वो 1 से लेकर 5 तक कर लिए हैं पिछली क्लास में। अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो आप इनको देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और आज की क्लास में अपन जो उसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको करने का और समझने का भरपूर प्रयास करेंगे। कोई कमी नहीं छोड़ेंगे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए। बस देखने की ज़रूरत है, आपको हमारे साथ लगन की ज़रूरत है। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि हाँ, मुझे देखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपन शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अगला क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। क्वेश्चन नंबर 6 है और पेज नंबर है 361। ठीक है, कौन सा पेज है? 361। चलिए, और क्या कहा है कि एक वेक्टर दिया हुआ है, एक सदिश दिया हुआ है 4i माइनस 2j कैप प्लस k कैप का सदिश 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। ये अपने को निकालना है। ठीक है, अब गिवन क्या क्या है अपने को? यहाँ पे एक वेक्टर दिया हुआ है, ये 4i माइनस 2j प्लस k का सदिश 3i प्लस 6j माइनस 2k पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। ठीक है, प्रक्षेप की बात करें, इसको मैं इसको माना मैंने a इज इक्वल टू 4i माइनस 2j कैप प्लस k कैप। इसको माना मैंने b कैप, b वेक्टर, और क्या माना 3i प्लस 6j माइनस 2k। अब निकालना क्या है अपने को? वेक्टर a का वेक्टर b पर प्रक्षेप। तो कैसे निकालेंगे? सदिश a का सदिश b पर प्रक्षेप। इसका फॉर्मूला होता है मोड a इंटू मोड b अपॉन वेक्टर a, सॉरी वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मोड ऑफ b। ठीक है, अब यहाँ से अगर अपन देखना चाहें तो ये जो बना वेक्टर b अपॉन मोड ऑफ b, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ वेक्टर a डॉट b कैप। इसका यूनिट वेक्टर है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ से मैं यहाँ से गुणा करके लिखता हूँ और यहाँ पे वेक्टर b की फॉर्म लिखता हूँ। तो अपन लिखेंगे a डॉट b 4 इंटू 3 12। ठीक है, अब माइनस का 12 और यहाँ से क्या आया? माइनस का 2 अपॉन में मोड बी अंडर रूट 9 प्लस 36 प्लस 4। ठीक है, ये अपने पास यहाँ से आ गया। इस 12 से ये 12 गायब, ये माइनस का 2 अपॉन ये कितना हो गया? 40 और 49। ठीक है, 49। अपने पास क्या आ गया? माइनस का 2 अपॉन 7। ये क्या आया? वेक्टर a का वेक्टर b पर प्रक्षेप आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी को समझ में आया होगा। चलिए अब देखेंगे अपन इससे अगले वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए दोस्तों, जो ये टॉपिक है ये अपना सभी जगह काम आएगा। जब अपन हायर स्टडी करेंगे, बीएससी करेंगे, बीएससी में भी काम आएगा, फिर आगे एमएससी करेंगे, एमएससी में भी काम आएगा, कंपटीशन की कोई तैयारी कर रहे हैं उसी में भी काम आएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इससे आगे की। और अगला क्वेश्चन है 7।
इसमें क्या कहा है अपने को, एक इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस 16j प्लस 5k, ठीक है, ये दिया हुआ है। एक वेक्टर बी दिया हुआ है, ये है अपने पास 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। हो तो सदिश c ज्ञात करना है, तो फाइंड द वेक्टर c फाइंड करना है। और क्या कहा है, c ज्ञात कीजिए, और ये भी कैसा होना चाहिए कि ए बी सी समकोण त्रिभुज के राइट ट्राइंगल के भुजाओं को निरूपित करें, कि वो निरूपित करें। ये अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, यहाँ से देखना, वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, देन फाइंड द वेक्टर सी, और वो भी किस प्रकार होना चाहिए कि ए बी सी किसको निरूपित करें, समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करें, ठीक है। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, ये ए, ये बी और ये सी, एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का, ठीक है। अब जब अपन इसको निकालते हैं तो अपन देखेंगे कि जो जैसे कि ये भुजा ए और बी अगर इसको निरूपित करें, ये अगर ए को निरूपित करे और ये बी को निरूपित करे, ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर सी ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इसका वर्ग और इसका वर्ग किसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए। चलिए अब अपन देखेंगे, ठीक है। चलिए अगर मैं अज्यूम करूं एक वेक्टर सी, क्या एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये अज्यूम किया मैंने, एक वेक्टर सी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्या। अब इसका अगर मैं मॉडुलस निकालता हूँ तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी ये अपने पास क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसका स्क्वायर करता हूँ तो मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर क्या आ गया अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं सी को मान लूँ यूनिट वेक्टर, सी को क्या मान लूँ यूनिट वेक्टर, तो यहाँ से ये नहीं आएगा क्या, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वायर इजकल टू 1, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। अब बात करते हैं अपन वेक्टर ए की और वेक्टर बी की बात करते हैं। अगर मैं मान लूँ ये वेक्टर सी इसके लंबवत है, तो ए डॉट सी माना सदिश ए सदिश सी के लंबवत है। फर्स्ट केस मांगता हूँ मैं, तो अपने पास ए डॉट सी क्या आएगा, 0, ठीक है। यहाँ से देखते हैं आप, तो इसको गुणा किया मैंने तो अपने पास ये आएगा 2x माइनस 16y प्लस 5z इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2। अब सेकंड केस में अगर ये मानूँ मैं कि जो वेक्टर b है वो वेक्टर c के लंबवत है, ठीक है, तो सेकंड केस में अपने पास क्या आ जाएगा, b डॉट सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं अगर इनको मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ तो अपने पास आ गया 3x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर आई 3। अब अपने पास इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 इक्वेशन हैं, और 3 ही क्या है अपने पास वेरिएबल है x y z, और 3 ही क्या है अपने पास समीकरण है। इनसे अगर अपन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को क्या कर लेंगे, सोल्व करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, सोल्व। अगर मैं यहाँ से इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इक्वेशन 3 को किससे गुणा कर दूँ, 16 से, तो क्या आएगा
यहाँ से मैं सीधा 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16 तिया 48, ये तो क्या आ गया 48, यहाँ पे क्या आया 16 और यहाँ पे 32 जेड, और इसमें से इसको क्या कर दूँ मैं जोड़ देता हूँ तो 16y से 16y कैंसिल, और इक्वेशन ये प्लस ये करूँगा तो क्या आ गया अपने पास 50x प्लस ये कितना आ गया 37x इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर आई अपने पास 4, इक्वेशन नंबर क्या आई 4 आई, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्या आएगा z आएगा, ठीक है। अब देखना यहाँ से अपने पास अगर मैं निकालना चाहूँ तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं क्या कि 15x इज इक्वल टू -37z, और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो माइनस का 37/50z, x की वैल्यू किस में आ गई z में आ गई। अब इस वैल्यू को मैं कहाँ रख दूँ इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। इक्वेशन नंबर जब 2 में रखता हूँ तो अपने पास आ गया x की जगह क्या रख दूँ ये, तो 2 इंटू माइनस का 37/50z माइनस 16y प्लस 5z इज इक्वल टू 0। यहाँ से काटता हूँ 25 दूनी 50, ठीक है। ये आ गया माइनस का 37/25 प्लस 5 ये z और माइनस का 16y इज इक्वल टू 0। यहाँ से फिर क्या करता हूँ एलसीएम लेता हूँ 25 एलसीएम माइनस का 37 प्लस 5 25 पंजू 125, ठीक। ये तो क्या आ गया z और इज इक्वल टू 16y, ठीक है। अब यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो अपने पास एक रिलेशन बनेगा किसके अंदर z और y के अंदर, ठीक है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे माइनस करेंगे 125 माइनस 37 तो ये अपने पास बच गया 8, 11 में से 3 गया तो 8, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया 88/25 z इज इक्वल टू 16y। तो अपने पास ये आ गया 88/25 z माइनस 16y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 6 बने। अब क्या करेंगे अपन इनको ये और ये इनको क्या करेंगे सोल्व करेंगे और एक्स वाई जेड की अपने पास क्या आएगी वैल्यू आ जाएगी, और उससे अपने पास क्या आ जाएगा वेक्टर सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि बोर्ड थोड़ा छोटा रह जाता है तो सब कुछ लिखने में नहीं आता है, ठीक है। तो अब अपन करेंगे, उम्मीद करता हूँ सबको ये समझ में आया होगा कि अब किस प्रकार अपने को सी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे और किस में रख देंगे, जो ये आया अपने पास एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और अपने पास क्या आएगा सी आएगा। चलिए दोस्तों अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्या है देखना, ये अपने पास है यदि मॉडुलस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a माइनस बी, देन प्रूव दैट, तब सिद्ध कीजिए कि a परपेंडिकुलर टू b, a और b क्या है परस्पर लंबवत है। ये अपने को क्या करना है प्रूफ करना है, देखना इसका प्रूफ। ये क्या है गिवन है अपने को मॉडुलस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a माइनस बी, ये दिया है। अब क्या करते हैं स्क्वायरिंग द बोथ साइड, ये लो स्क्वायर कर दिया। यहाँ से मैं क्या लिखूँगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी और a माइनस बी, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे अपन गुणा करेंगे,
गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस ए इंटू बी। ये वेक्टर है सारे, ठीक है, क्या है, वेक्टर। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी। ये आ गया अपने पास, ठीक है। ये ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल आउट, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट। फाइनल अपने पास क्या बचा, 2a इंटू बी इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू ए बी। ये बचा। इनको जब मैं एक साइड लाता हूँ तो ये क्या बचा, 2a इंटू बी प्लस 2 इंटू ए बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 क्या आ गया, बाहर आ गया, 2 क्या आएगा बाहर, 2। तो अपने पास क्या बच गया, a प्लस बी प्लस मॉडुलस a इंटू बी, ठीक। या मैं यहाँ से ये ना लिखकर क्या लिख दूँ, 2ab इंटू 2ab, तो ये क्या हो गया 4 इंटू मॉडुलस a इंटू मॉडुलस b इज इक्वल टू 0। a इंटू बी इक्वल टू 0, 4 क्या करता हूँ उधर ट्रांसफ़र, तो अपने पास क्या आ गया, a डॉट b इज इक्वल टू 0, ये आ गया। तो ये किस केस में होता है, जब a और b क्या हों, परस्पर लंबवत। किस प्रकार कि a डॉट b अपन लिखते हैं कि मॉडुलस a डॉट b कोस ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री है, सॉरी 90 डिग्री, तो कोस 90 की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो अपने पास a डॉट b की वैल्यू क्या आ गई, 0। ये कब होती है, जब a और b क्या हो, परस्पर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अपने पास ये क्या हो गया, प्रूव हो गया कि a और b क्या है, परस्पर लंबवत है, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों बता रहा हूँ कि बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपके अंदर लगन होनी चाहिए देखने की और क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करना चाहिए, इनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये लो, इसमें दिया है कि सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि, प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि समांतर चतुर्भुज के विकिरणों के वर्गों का योग, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग, वर्गों का योग उनकी उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्गों के योग की क्या होगा, बराबर होता है। यही अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। और वो भी कौन सी विधि से करना है, सदिश विधि से, ठीक है। अगर मैं समांतर चतुर्भुज की बात करूं, ये क्या हो गया अपने पास, समांतर चतुर्भुज, क्या हुआ, समांतर चतुर्भुज, जिसका मैं नाम देता हूं ए बी सी और डी, ठीक है। अब एक तो ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर, और परिमाण में क्या है, आपस में बराबर है। तो एक तो इसका ये डायगोनल और एक इसका ये डायगोनल, इस डायगोनल की डायरेक्शन इस प्रकार और इसकी ऐसे, ठीक है। इसको मैं अगर वेक्टर ए मान लूँ और इसको वेक्टर बी मान लूँ, ठीक है। वेक्टर ए माना और वेक्टर बी माना, ठीक। अब इस वाले डायगोनल की अगर बात करूँ तो ये भी कौन सा हो गया, वेक्टर बी। तो ए सी क्या हो गया अपने पास, ए बी प्लस बी सी। अब निकालेंगे अपन बी डी, क्या निकालेंगे, बी डी। और बी डी जब अपन निकालेंगे तो क्या आएगा, बी सी माइनस ए बी, बी सी माइनस क्या आ गया, ए बी आ गया,
ठीक है, ये अपने पास क्या आ गए, दोनों डायगोनल, एक AC आ गया और एक BD आ गया। BD अपने पास क्या आया, BC माइनस AB। ठीक है, अब क्या करते हैं कि विकिरणों का योग मतलब AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा अपने पास, AB प्लस BC का स्क्वायर प्लस BC माइनस AB का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, यहाँ से एज इट इज चलते हैं अपन, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर, इसको क्या लिखेंगे, AB प्लस BC डॉट AB प्लस BC, ठीक, प्लस BC माइनस AB और यहाँ पे BC माइनस AB। यहाँ से क्या कर रहे हैं अपन, दोनों का डायगोनल निकाला और दोनों का क्या किया, स्क्वायर करके जोड़ा, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से जब अपन जोड़ते हैं तो ये क्या आएगा, AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB इंटू BC प्लस BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर माइनस 2 इंटू AB इंटू BC आ गया अपने पास, ये आ गया। ठीक है, ये AB का स्क्वायर, ये AB का स्क्वायर, ये क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट, तो अपने पास क्या बच गया, AB का स्क्वायर और एक AB, ये एक AB है तो क्या आ गया, 2AB का स्क्वायर प्लस 2BC का स्क्वायर। यहाँ से देखना 2 बाहर आ गया और क्या बचा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ से देखना इन डायगोनलों का जो स्क्वायर है, वर्गों का योग उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखना ये अपने पास क्या हो गया, इनकी भुजाओं के वर्गों का योग, ये क्या हुआ, 2 अब दिख रहा होगा अपने को, तो 2 का मतलब क्या हुआ, ये भुजा 2 बार, ये भुजा 2 बार, मतलब आमने सामने की भुजा, 2 इंटू A प्लस B, 2 इंटू ये DC प्लस AB। तो यहाँ से अपने पास आ गया AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर क्या आया, 2 इंटू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये क्या हो गया अपने पास, ये प्रूव करना था, दैट इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अपने पास यही सिद्ध करना था कि दोनों के विकिरणों का जो योग है उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी और जो समझाने का प्रयास कर रहा था मैं वो समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और अपने सभी दोस्तों को, ज़रूरतमंदों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।